गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। प्लस साथ ही साथ 2 दिनों के अंदर ये इस्तीफा वो रेजिग्नेशन अपना दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में ना जल्द चुनाव हो। एक्चुअल में अगर हम बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में जो चुनाव हैं वो अप्रॉक्सीमेटली फरवरी 2025 में होने हैं, राइट। पर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जल्दी चुनाव होंगे, तो अच्छी बात है। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव नवंबर के आसपास हमें देखने को मिलेंगे, अगर उसके साथ ही हो जाता तो बढ़िया रहेगा, राइट। तो देखते हैं इसके बारे में क्या आगे होता है। डेट है आज की 16 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जोरावर के बारे में। अब आप पूछेंगे ये क्या है जोरावर। जोरावर यहाँ आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक टैंक है और ये एक इंडिजिनियस इंडिजिनियस मतलब खुद बनाया है। खुद मतलब किसने? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया इंडिजिनियस। और यहाँ पे एक वर्ड यूज है लाइट टैंक। लाइट टैंक का मतलब यहाँ पर इसका जो वेट होगा, जो वेट है इसका कम है, राइट। पर वेट भले ही कम है, पर इसकी अगर हम बात करें पावर की, पावर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जिस वजह से यहाँ पर पावर टू वेट रेशो इसकी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। प्लस फायर पावर भी है, प्लस आपका सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब देखो फायदा पता क्या होता है जब इस तरह के हाई पावर टू वेट रेशो वाले टैंक्स हमारे पास होते हैं। इसके मदद से ना हमारे कहीं पर भी हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करोगे चाइना के अगेंस्ट हमारे यहाँ पे हिमालयाज और जो माउंटेन्स और देखने को मिलती हैं, उन रीजन्स के अंदर भी हम यहाँ पे इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली कुछ डेजर्ट रीजन्स के अंदर भी हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के थ्रेट्स या अलग अलग तरह के एडवर्सरी के कॉरस्पॉन्डिंग भी उन टेरेन्स में हम इसको यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दरअसल में डीआरडीओ के अंदर आप नोटिस करोगे कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद एल&टी लिमिटेड। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसको बनाया है। ये जो नाम पड़ा है इसका जोरावर, दैट इज आफ्टर 19th सेंचुरी डोगरा जनरल जोरावर सिंह, उनके नाम के ऊपर यहाँ पर इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है। जैसा मैंने कहा अलग अलग एरियाज के अंदर ये काम कर पाएगा। एंड अकॉर्डिंगली अभी के लिए यहाँ पे क्या किया था, अभी डीआरडी ने इसका प्रीलिमिनरी ट्रायल यहाँ पे किया था, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली आप नोटिस करोगे फिर आगे यूजर ट्रायल बाय अगस्त 2025 के आसपास यहाँ पे इसको आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस डेफिनेटली मैंने जैसा आपको बताया ही कि किस तरह से यहाँ पर ये लाइट टैंक है, तो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो स्टैंड ऑफ्स हैं वहां पर हम इनको यूज कर पाएंगे, राइट। प्लस इसका जो वेट मैक्सिमम 25 टन का ही हमें देखने को मिलेगा, तो ट्रांसपोर्ट करना, इसको मैनूवर करना हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आसान रहेगा। अलग अलग एंगल्स के ऊपर यहाँ पे एलिवेशन के ऊपर यहाँ पे फायर कर सकता है एंड आगे जाके इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो ये हो गया जोरावर के बारे में। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद रिगार्ड्स टू सॉल्ट पैन्स के बारे में। थोड़ा सा इस मुद्दों को भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सॉल्ट पैन होते क्या हैं। देखो अभी अगर मैं बात करूँ ना मुंबई और मुंबई के जो आसपास वाला रीजन है, वहां पर ना सॉल्ट पैन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुके हैं। कई कारण है इसके पीछे के। कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसे न्यूज़ हमारे सामने आ रही है कि कुछ लोगों के द्वारा इलीगली सॉल्ट पैन्स को हथियाया जा रहा है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स और भी आए हैं कि यहाँ पर सेंटर ने अप्रूव किया है कि 256 एकड़ ऑफ मुंबई का जो सॉल्ट पैन लैंड होगा ना, वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि वहां पर घर बनाए जा पाए जो लोग धारावी स्लम्स के अंदर रहते हैं। तो मल्टीपल रीजन की वजह से सॉल्ट पैन आपके न्यूज में है। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये सॉल्ट पैन होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। देखो सॉल्ट का फॉर्मेशन प्रोसेस तो आप जानते होंगे ना। जैसे आपका मान लो ये समुद्र का पानी है, ठीक है ना। अब इसमें आपको सॉल्ट भी देखने को मिलता है डेफिनेटली। अगर मान लो ये पानी इवेपोरेट हो जाए या इससे हम कहीं ना कहीं सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लें, चाहे वो क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से हो, हार्वेस्टिंग के माध्यम से हो, अकॉर्डिंगली हमारे पास नमक यानी कि सॉल्ट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब मैं बात करता हूँ ना सॉल्ट पैन की, ये दरअसल में ना आपके इस तरह से ये जो एरिया देख रहे हो इधर, यहाँ पे इधर ये लैंड डिप्रेशन आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये लैंड डिप्रेशन आपका नेचुरल भी हो सकता है या फिर कोई पर्सन इसको मान लो अगर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करे तो दिस कैन बी आर्टिफिशियल लैंड डिप्रेशन एज वेल। तो पॉइंट बस इतना ही है कि ऐसा नेचुरल या आर्टिफिशियल लैंड डिप्रेशन जहां से हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं वेपोरेशन के माध्यम से, उसको हम सॉल्ट पैन बोल देते हैं, राइट। तो बहुत सारे नेचुरल एग्जांपल्स भी हैं। तो यहाँ पे ये लो लाइंग लैंड्स के अंदर आपको ये फॉर्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जनरली उन एरियाज में आपको देखने को मिलता है जहां पर जो क्लाइमेट होता है वो एरिड या सेमी एरिड होता है। क्योंकि आप नोटिस करोगे ना कि थोड़ी सा पानी होना चाहिए बट वो धीरे धीरे अकॉर्डिंगली एवेपोरेट भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली जिन एरियाज में एवेपोरेशन रेट्स हाई होते हैं
उनके अंदर हमें सॉल्ट पैन का फॉर्मेशन होना थोड़ा आसान लगता है। कई बार ना यहाँ पर जो आसपास का रीजन है वहां पर आपको सॉल्ट रिच सोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सॉल्ट पैन के फॉर्मेशन के अंदर। अगर हम बात करें आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 की, तो सॉल्ट पैंस को CRZ 1B कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं है, मतलब साल्ट एक्सट्रैक्शन और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन को छोड़ के कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं है। मुंबई की बात करें तो 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, उसको सॉल्ट पैन लैंड की तरह डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, इनको वाटर कलेक्शन की तरह, सॉल्ट प्रोडक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंड साथ साथ यहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी भी होती है। तो देखो फायदा यही है कि जब भी इस तरह की बारिशें आती हैं या बहुत नेशनल लेवल पे फ्लड्स आते हैं, तो वहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, टाइडल फ्लोज को एक तरह से रोकते हैं, एंड फ्लडिंग रोक जाती है। ये मुंबई के आसपास के रीजन हैं, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे फ्लडिंग रोकने के अंदर सॉल्ट पैन लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस आप लोगों को ना एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तुम मिले, है ना, वो मूवी जो है ना वो 26 जुलाई के ऊपर बेस्ड है। 26 जुलाई 2005 में मुंबई में बहुत मैसिव लेवल के फ्लड्स आए थे, राइट। तो वहां पर ऐसा देखा गया कि उस फ्लड्स के अंदर भी यहाँ पर सॉल्ट पैंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उन फ्लड्स को मिटिगेट करने के अंदर। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। पर आज के समय की अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अगर हम इस तरह से सॉल्ट पैंस के ऊपर डेवलपमेंट करते रहेंगे, उससे कहीं ना कहीं फ्लडिंग का खतरा बढ़ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी खत्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं, अगर सॉल्ट पैन खत्म होंगे उससे ये सब इश्यूज आ सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। देखो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, वो दरअसल में ना जर्मनी गए, राइट। अब जर्मनी के ना बर्लिन के अंदर एक म्यूजियम आपको देखने को मिलता है, हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम। वहां पर इन्होंने, मतलब जो म्यूजियम वाले हैं, इन्होंने दिसंबर 2022 में ना आपका जो ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची है उसका ईस्ट गेट का एक रेप्लिका वहां पे है उस म्यूजियम के अंदर। तो वहां पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो अभी गए थे उन्होंने भी इसको विजिट किया। थोड़ा सा ना मैं आपको पहले स्तूपास के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्तूपास के आपको पार्ट डेफिनेटली पता होने चाहिए। देखो यहाँ पर ना आपको कुछ एक हिस्से आपके अच्छे से पता होने चाहिए। इवन आप ये डायग्राम अपनी मेंस के आंसर में भी ड्रॉ कर सकते हो अगर स्तूपास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे दिस इज अंडा। अंडा दरअसल में क्या है, अंडा आपका ब्रिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके स्तूपा का बेस होता है। बेसिकली जो डोम होता है ना उसी को अंडा बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको गेट्स देखने को मिल रहे होंगे। इन गेट्स को बोला जाता है तोरण के नाम से, ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े गेट्स होते हैं, गेटवेज, उनको तोरण के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे वेदिका देखने को मिलती है, ठीक है, जो आपका बाहर वाला हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर आपको छतरी या छत्रा देखने को मिल जाएगा। दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्तूपा। या तो ये स्टोन से बना होता है या कई बार काफी सारे आपके उसके अंदर वुड का भी बना हुआ आपको ये देखने को मिल जाएगा। बेसिकली एक अम्ब्रेला की फॉर्म में है ना, इसलिए इसको नाम छतरी या छत्र दिया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर्मिका देखने को मिल जाएगा। हर्मिका एक तरह की यहाँ पे आप कह लो बालकनी होती है, जो कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर को सराउंड करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रदक्षिणा पथ देखने को मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला प्रदक्षिणा पथ, ये नीचे वाला आपको प्रदक्षिणा पथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मेदी है। मेदी आपका जो पेडेस्ट्रियन पाथ होता है ना, उसको मेदी बोला जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं स्तूपास के, आपको पता होने चाहिए। अब देखो जब मैं बात करता हूँ ना स्तूपास की, स्तूपास हालांकि पॉपुलराइज बुद्धा के समय के ऊपर हुए, नो डाउट अबाउट इट, पर उनसे पहले भी प्री बुद्धा एरा के अंदर भी हमें यहाँ पर स्तूपास देखने को मिलते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो दरअसल में ये हिंदुइज्म के अंदर आपको इसका ओरिजिन देखने को मिल जाता है। बुद्धिज्म के समय के ऊपर ये ज्यादा बस पॉपुलर हुए हैं, बट अदरवाइज देवर एग्जिस्टिंग प्री बुद्धा एरा के अंदर भी। अब दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पे ग्रेट सांची स्तूपा की, तो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको 3rd सेंचुरी के अंदर एम्परर अशोका के द्वारा बनाया गया था, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन माउंटेन्स इन इंडिया, मॉन्यूमेंट सॉरी। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, जो बुद्ध के जो अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, जो उनके रेलिक्स होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन करा ही क्या होता है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे इनको बनाया भले ही एम्परर अशोका के द्वारा गया था, बट अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें ना, तो इसको आगे फर्दर इसको बढ़िया करने के अंदर सतवाहना डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इनफैक्ट ये जो मैं बात कर रहा था ना यहाँ पे आपके गेटवेज की, जो तोरन्स की बात कर रहा था, ये दरअसल में आपके सतवाहना डायनेस्टी के समय के ऊपर ही आपको ये तोरन्स बनते हुए देखने को मिलते हैं। इवन सुंगा डायनेस्टी ने भी यहाँ पे रोल प्ले किया है। तो ये चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी देखो गेटवेज जो हैं उन पे कार्विंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और अलग अलग बुद्धा की लाइफ के सीन्स, जातका टेल्स हो गया, बुद्धिस्ट सिंबल्स हो गया, फ्लोरल प्लांट डिजाइंस हो गया, लव सीन्स भी यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं कुछ कार्विंग्स के अंदर। तो ये चीजें कुछ आपको यहाँ पे
अंडरस्टैंड करनी चाहिए। सतवाहना डायनेस्टी को पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुद्धा को यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में शो नहीं किया जाता, उनके जो रेलिक्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, वही हमें देखने को मिलते हैं। सतवाहना डायनेस्टी का बात करें तो इनको पुरानास के अंदर आंध्रास बोला गया है एंड अकॉर्डिंगली इनके फाउंडर थे सिमुका। आज के समय जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहां पर आपको एक किंगडम देखने को मिल जाएगा। यही सतवाहना किंग्स ही हैं जिन्होंने पहली बार ऐसे कॉइन्स को प्रोड्यूस किया था साउथ इंडिया के अंदर जहां पर उनके नेम्स हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। कुछ फेमस स्तूपास की बात करूं तो अमरावती स्तूपा हो गया, नागार्जुना कोंडा स्तूपा हो गया, ये हमें देखने को मिल जाते हैं रिगार्डिंग सतवाहना डायनेस्टी। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है सदर्न बर्ड विंग के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ है, अभी एक रिसेंटली एक बटरफ्लाई, ठीक है, सदर्न बर्ड विंग क्या है, एक बटरफ्लाई का नाम है, मतलब बटरफ्लाई की एक टाइप है, इसको फाउंड किया गया है कहाँ पर, दरअसल में एक अमेरिकन कॉलेज है, उसका एक कैंपस है हमारे मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये कॉलेज का ना एक कैंपस इधर हमें देखने को मिलता है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मदुरई डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर इसको अभी देखा गया है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहिए। देखो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, एक बटरफ्लाई का ना विंग स्पैन होता है। विंग स्पैन का मतलब क्या, इस विंग से लेकर इस विंग तक की जो पूरा का पूरा ये जो आपकी लेंथ है, इसको बोलते हैं हम क्या, विंग स्पैन। अब विंग स्पैन यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो फीमेल बटरफ्लाईज का जो विंग स्पैन है सदर्न बर्ड विंग के अंदर, वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, अब अगर हम बात करें दुनिया भर की जितनी भी बटरफ्लाईज हैं, उनमें अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो सदर्न बर्ड विंग का जो विंग स्पैन होगा वो आपका 190 मीटर सॉरी मिलीमीटर के आसपास देखने को मिलता है। मेल का आपको कॉरस्पॉन्डिंग भी आप देख सकते हो, मेल का थोड़ा सा कम होता है, पर इस वजह से ये सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ विंग स्पैन। क्योंकि अगर हम बात करें ना गोल्डन बर्ड विंग की, इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समझना इस बात को, गोल्डन बर्ड विंग का जो विंग स्पैन है 194 है, आपकी जो सदर्न बर्ड विंग है इसका है 190। तो इस वजह से ये सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ विंग स्पैन, राइट। इसका साइंटिफिक नेम आप नोटिस कर पाओगे, ट्रोइडस माइनस हो गया। आपको ध्यान ये भी रखना है कि फीमेल का जो विंग स्पैन है वो मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। आईयूसीएन स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है। कर्नाटका का ये स्टेट बटरफ्लाई भी हमें देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक है ये आपके साउथ इंडिया के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वेस्टर्न घाट डेफिनेटली पार्ट है। एंड कहीं ना कहीं आपके जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं जहां पर आपको बहुत मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बट साथ ही साथ उनको कंजर्व करना भी पॉइंट होता है, उस पे भी आपका वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आ जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स रिगार्डिंग सदर्न बर्ड विंग जो आपको पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंडस्ट्रियल क्रिल फिशिंग एंड द सर्वाइवल ऑफ बेलीन वेल्स। देखो आप लोग ना बेलीन वेल्स समझना क्या होती हैं। ये आपके सामने जो वेल्स है ना, इनके यहाँ पे बेलीन्स हैं। ये क्या मतलब बेलीन का, एक्चुअली ना यहाँ पे ये वेल्स के ना दांत नहीं होते, दे डोंट हैव टीथ। अब आप पूछेंगे सर दांत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अपने शिकार को ये कैसे कैसे खाएंगे। होता पता क्या है, जैसे ही ना इनको कुछ दिखता है कि मान लो इस एरिया के अंदर बहुत सारे आपके फिशेज हैं, मान लो बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से कुछ और इनको है, तो अकॉर्डिंगली इस तरह से अपना माउथ ओपन करेंगे तो पानी के साथ साथ क्या होगा, पानी के साथ साथ इनका जो भी शिकार होगा वो भी अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली क्या होगा, क्योंकि इनके पास टीथ नहीं है पर इनके पास बेलीन्स इस तरह से देखने को मिलते हैं, तो उस वजह से फायदा क्या होता है, बाद में पानी बाहर आ जाएगा फिल्टर होके इनमें से बेलीन्स में से, पर जो भी इनका शिकार होगा इनको ये अकॉर्डिंगली उसको खा जाएंगे। दिस इज हाउ बेलीन्स वर्क, अंडरस्टूड। ये दरअसल में ना आपके मैरीन मैमल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो ये बेलीन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि ये क्रेटेशियंस होते हैं, यानी कि आपको ये मरीन मैमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इनके बॉडी साइज की मैं अगर बात करूं ना, तो इनका बॉडी साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप पूछेंगे कितना बड़ा, देखो इतना बड़ा कि अगर हम बात करें ना, ये जो इनका बॉडी साइज है वो जितनी भी आपकी टूथ वेल्स होती है उनसे ज्यादा होता है, एक्सेप्ट स्पर्म वेल। स्पर्म वेल इनसे बड़ी होती है, बट टूथ वेल्स के अंदर अगर हम बात करें ना, उन बाकी सभी को छोड़ के, मतलब स्पर्म वेल को छोड़ के जो बाकी सभी टूथ वेल्स है ना, उनसे ज्यादा ये लार्जर आपको देखने को मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली ये माइग्रेट भी करते हैं कोल्ड वाटर फीडिंग एरियाज एंड वार्म वाटर ब्रीडिंग एरियाज के बीच में, ठीक है ना, सीजनली यहाँ पे माइग्रेट करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में और रखनी है कि ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं, एक्चुअली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये कंज्यूम करते हैं, एंड कहीं ना कहीं मरीन इकोसिस्टम के अंदर इनका जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो अलग अलग स्मॉल जो आपके जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर ये खाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इनका जो बॉडी साइज है इस वजह से ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। डेथ जब इनकी हो जाती है तो अकॉर्डिंगली जो डीप सी इकोसिस्टम है उसको ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, अकॉर्डिंगली डिले मतलब जो डिकेइंग होती है ना इनकी, उस समय के ऊपर ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। बट आप लोग सोचेंगे सर अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। डिस्कस दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना एक प्लान चल रहा है कि जो अंटार्कटिक का आसपास का रीजन है ना, वहां पर फिशिंग का जो एरिया है वो बढ़ाया जाए।
ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 4 गुना हो सकता है बढ़ाया जाए अगर एरिया। अगर वो एरिया बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आपके अंटार्कटिका क्रिल्स है वहां पे फिशिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली जो फिश कंटेंट है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से बेलियन वेल्स को भी सर्वाइवल के लिए खतरा हो सकता है। एक्चुअली में जब मैं बात करता हूँ ना एंटार्क्टिक क्रिल की, आप नोटिस करना ये आपके सामने इस तरह की बहुत सारे एंटार्क्टिक क्रिल्स देखने को मिलती हैं। ये एक जनरल टर्म्स है जो कि क्रस्टेशियंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है, जो कि ओशियंस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब अंटार्कटिक क्रिल बहुत ही अबंडेंटली आपको पाई जाती है, ठीक है ना, आपके सीज के अंदर। बहुत इनका साइज भले ही छोटा होता है पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। जैसे लगभग 400 मिलियन टन ऑफ अंटार्कटिक क्रिल आपको सदर्न ओशन में देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्वाम्प की तरह, एक ग्रुप की तरह यहाँ पे रहती हैं। तो अगर इनका नंबर कम हो जाएगा ना, अकॉर्डिंगली हमारे जो आपके जो बेलियन वेल्स हैं इनका नंबर भी कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आप नोटिस करोगे जैसे मैंने कहा था ये माइग्रेट करती हैं समय समय के ऊपर, प्लस साथ ही साथ ये कैसे ये फीड करती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इनको फिल्टर फीडर्स भी बोला जाता है, या लंग फीडिंग हो गया या फिर स्किम फीडिंग हो गया, ये चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। एक बार एवरेज फीड के बेसिस के ऊपर रफली 100 दिन मतलब ये ऑन एन एवरेज साल में फीड करती हैं। तो एंड अकॉर्डिंगली कंज्यूम करती हैं 1 से 6 टन ऑफ क्रिल एक दिन के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ एंटिटीज हैं, जैसे आपका IWC इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर कमर्शियल व्हेलिंग के ऊपर एक तरह का मॉनिटोरियम लगा हुआ है, एंड साथ ही साथ जो साइट्स है, जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो भी प्रोहिबिट करती है कमर्शियल ट्रेड ऑफ सर्टेन स्पीशीज। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे सामने एक कमीशन देखने को मिलेगा, कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है इस चीज के अंदर। और WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यहाँ पर भी इसके अलग अलग इनिशिएटिव्स प्रोटेक्ट करते हैं व्हेल हैबिटेट्स को, एंड अकॉर्डिंगली सेंचुरीज को स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। देखो आज मैं MCQs नहीं ला पाया हूँ, थोड़ा मैं आज उतना ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज बस ये ट्रू फॉल्स ही आपके सामने, तो इनका आप आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इनमें से कौन से ठीक है कौन से गलत हैं। इसके साथ ही साथ जो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था उसमें लॉयन टेल्ड मकाओ। एक्चुअल में लायन टेल्ड मकाओ जो है ना वो आपका इंडेंजर्ड IUCN के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉलरा की बात करें, डेफिनेटली एक्यूट डायरियल डिजीज ही है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एक्सेस अल नजाफ 5 की जब बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे इंडिया और ओमान के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।